تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم तिलावत कलाम के बाद सरकार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बात की 3 अशआर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली यूं ख़यालों में तेरा चाँद सा महकर चमके यूं ख़यालों में तेरा चाँद सा महकर चमके जिस तरह चाँदनी रातों में समंदर चमके जिस तरह चाँदनी रातों में समंदर चमके आपका नाम मुहम्मद बड़ा ही प्यारा है आपका नाम मुहम्मद बड़ा ही प्यारा है लिख दिया जाए तो कागज़ का मुक़द्दर चमके लिख दिया जाए तो कागज़ का मुक़द्दर चमके यूं ख़यालों में तेरा चाँद सा बहकर चमके सारे आलम
तरह के व्हाट्सएप के अंदर और पोस्ट करके आप तमाम सीटेड और टेट के ताल्लुक से मुख्तसर में आपको इत्तला दी गई थी। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम है जिसमें मेहमान का मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूँ कि मेरे साथ में हैं सैयद ज़ियाउद्दीन सर जो कि सीटेट और टेट और सीटेट टीटी तीनों पास हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पवित्र पोर्टल से ज़िला परिषद के अंदर का सिलेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद फ़हीम कादरी सर हैं जो हमारे पुराने रहबर हैं, उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी उनका हैंड है और औरंगाबाद हाई कोर्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए ही उनका इंतखाब अमल में आया था। उसके बाद उन्होंने फिर से पीटी और टेट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला परिषद पाथरी के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ ही यासिर सिद्दीकी सर हैं जो MA LLB हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मराठी मीडियम के स्पर्धा परीक्षा होते हैं PSC और पुलिस भर्ती वगैरह, इसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इकबाल अंसारी सर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से जब वो BMC मुंब्रा के अंदर भी थे थाने के अंदर, उस वक्त से लेकर आज तक सीटेट और TT को लेकर के शहर अपने पूरे महाराष्ट्र भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद अकबर अंसारी सर जो जिला परिषद डाइट बरबनी के जो है वहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करियर गाइडेंस के तौर पर उनका जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ मेरा दोस्त अब्दुल रहीम सर हैं यहाँ पर, अब्दुल रहीम सूफी सर जो पाडेला प्राइमरी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ SIU के स्टूडेंट सेंटर में मुख्तलिफ इम्तिहानात के अंदर मैथमेटिक्स के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी देरी में मैं सबसे पहले हमारे स्पीकर हैं सक्सेस स्टोरी जिसमें मैंने मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश किया है, सैयद ज़ियाउद्दीन सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी सक्सेस स्टोरी पेश करें। आपके लिए वक्त है 30 मिनट। सबसे पहले स्टूडेंट सेंटर परभणी और अपने तमाम जिम्मेदार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लगभग पिछले 2 साल से स्टूडेंट सेंटर परभणी की जानिब से जो DED कामयाब तलबा है उनके लिए PTC टेट और टेट के ताल्लुक से रहनुमाई की जाएगी, जिसमें इकबाल सर, बैन सर और दीगर असातिज़ा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ कि हमारा नाम सैयद ज़ियाउद्दीन खिज़र है और मेरा DED यहीं परभणी से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2011 में कंप्लीट हुआ। आज़िम सर हमारे 1 साल शायद जूनियर थे, हम साथ में थे DED के लिए। और हमारे ऐसा मसला हुआ था कि 2011 में DED पास होने के बाद जिला परिषद की भर्ती मुकम्मल बंद हो गई थी। लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी 2010 में, जिसमें इकबाल सर TMC में ज्वाइन हुए थे। 2010 की जो CET हुई थी उसके बाद से मुकम्मल भर्ती बंद हो गई थी और उसके बाद जब 2013-14 से TT महा TT का शुरुआत, तो सबसे पहले अब जॉब की तो उसमें साफ साफ लिखा था कि गारंटी नहीं है, बस आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है देना है, लेकिन ये हिदायत दी गई थी कि जो TT कामयाब रहेगा उसी को ही जॉब मिलेगी। तो हमने उस पर ज़्यादा फोकस किया कि बस TT पास करना है, किसी हालत में जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। ये नहीं सोचे कि आज मिलेगी या कल मिलेगी या परसों मिलेगी, बस TT की तैयारी की। तो 2013 में फर्स्ट टाइम TT दिए थे, उतनी मालूमात नहीं थी, तो उस वक्त मैं 1 नंबर से फेल हुआ। उसके बाद फिर 9 नंबर से दूसरी TT में तीसरी मरतबा दिए 9 नंबर, फिर 3 नंबर से और चौथी मरतबा में 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा देकर महा TT पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पहला पेपर। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इस बीच एक मरतबा सीटेट देने का मौका मिला था, तो सीटेट का ऐसी दे दी तो उतनी मालूमात नहीं थी जब, और उतने उस वक्त इतने ज़राए नहीं थे जैसा कि आपको रहनुमाई मिल रही, वैसी रहनुमाई हमको जब नहीं मिली थी। तो जैसा कि हमको जितनी मालूमात मिलती थी वक्तन फवक्तन एग्ज़ाम देते गए। 2017 में महा TT एग्ज़ाम हमने पास की और इस बीच सीटेट का दिए थे, उसमें 2 मार्क्स से फेल हो गए थे। और महा TT का एग्ज़ाम पास होने के बाद उसके 2 महीने ही बाद पवित्र पोर्टल की शुरुआत हुई। एक पवित्र पोर्टल एक बनाया गया वेबसाइट, और उस वेबसाइट के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट, टेट, जिसे हम टेट कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम टेट आया और उसमें ये हिदायत दी गई कि जो असातिज़ा पहली से 8वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको DED प्लस BEd या फिर TT पास होना जरूरी, यानी BEd वाले 6-8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन TT पास होना जरूरी था। और DED वाले फर्स्ट 5 के लिए अप्लाई कर सकते थे, उनके लिए TT देना जरूरी था। तो उस वक्त हमने एग्ज़ाम दिए, वक्त कम था, सिर्फ 2 महीने का वक्त था।
2 महीने में जैसी भी टूटी फूटी तैयारी की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टेट में 103 मार्क मिल गए। और मैं कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने फॉर्म कास्ट में ही फिल किया था, ओपन से फिल नहीं किए थे। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कास्ट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आप ओपन कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। अभी अब ओपन वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का मौका अच्छा है, तो आप ईडब्ल्यूएस में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो टेट एग्ज़ाम देते वक्त जो सिलेबस आया था वो हमारे लिए एकदम नया था, फर्स्ट टाइम था। उस वक्त जो एमपीएससी लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे थे उसी बेस पर वो सिलेबस था। तो उस वक्त ज़्यादा ना किताबें थी ना कुछ थी, और एग्ज़ाम किस तरह आएगा इसका भी नहीं था, यानी पेपर किस तरह होगा इसका भी नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन होगा बोलते इतना मालूमात थी। जो सिलेबस में बताए थे उस हिसाब से हमने 5-6 आदमी के स्कॉलरशिप्स के बुक्स रेफर किए, और एक तरक्की तालीम की बुक्स आई थी शायद उस वक्त उर्दू में, बस उतने रेफर करे थे, ज़्यादा उसमें मिला था। और एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम देने के बाद ज्वाइनिंग तक लगभग 2 साल लग गए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कैंडिडेट ने कोर्ट में केस किए थे कि भाई बीएड वालों को फर्स्ट टू 5 में मौका दे, क्योंकि जो नेशनल एनसीटीई जो है, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई ने क्या किए थे सेंटर में बीएड वालों को फर्स्ट टू 5 में मौका दिए थे। और कैसे मौका दिए थे कि अगर आप ज्वाइन होने के बाद अगर आप बीएड है और पहला पेपर पास करते हैं टीटी का और आपको फर्स्ट टाइम में जॉब मिलती है, तो ज्वाइन होने के बाद 1 साल के अंदर 6 महीने का ब्रीच कोर्स करना था, तो ये मौका दिए थे। लेकिन पवित्र पोर्टल में ये मौका नहीं दिया गया था, इसलिए इस पर बहुत सारे केस बुक हो गए थे और भर्ती की तालों से दूसरे केस जारी थे। इस वजह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ता गया। उसमें सबसे बड़ा मसला था मराठा आरक्षण का। 2017 में जो मराठा आरक्षण की शुरुआत हुई थी, तो जब उस पर बहुत ज़्यादा केस शुरू थे, तो ये 2 साल लगभग चलते गए। अब 2019 में सितंबर 2019 में पूरे महाराष्ट्र में भी तमाम स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मुझे जो ऑप्शन आए थे, तो मेरा ऑप्शन मैंने सबसे पहले जो मुझे शरीफ लगा था तो औरंगाबाद जिला परिषद, और उसके बाद दीगर ऑप्शन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला ऑप्शन औरंगाबाद जिला परिषद में ही मिल गया। और अभी सिल्लोड तालुके में एक देहात अम्भी बोल के देहात है, वहाँ पर मैं अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये मैं ज़ाती तौर पर ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो भी हो तो आप अपना कीमती वक्त जब दे रहे हैं तो सिर्फ फॉर्म भर के मत छोड़ो। हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ रहे तो एग्जाम के टाइम पे देखिए बोलते, ऐसा मत करो। और स्टडी जो है ना, साल के 12 महीने शुरू रहना चाहिए। आप तो एग्जाम के टाइम पे ही फॉर्म भर के स्टडी करेंगे तो ऐसी स्टडी नहीं होती। रोज 2 घंटे निकालो, 1 घंटा निकालो, जितना भी आप अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल सकते निकालो, लेकिन स्टडी जारी रहो। जब तक आप स्टडी जारी नहीं रखेंगे तब तक आपको उस पर उम्मीद हासिल नहीं होगी। फिर एग्जाम में अगर आपको अच्छे उम्दा नंबर से अगर कामयाब होना है तो आपको रोजाना स्टडी जारी रखना। अब मेरा मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि मैं घर पर पढ़ा था, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, तो मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ सकता था, डेली मेरा काम चालू था। क्योंकि अभी अपने हालात ऐसे मुसलमानों के बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो घर में बैठ के सिर्फ आराम से रहकर स्टडी कर सकते, लेकिन तकरीबन हमारे जेंट्स हजरात ऐसी है जिनको कुछ ना कुछ साइड में काम करना पड़ता है, जैसे स्कूल में हो। अब उस वक्त मैं स्कूल में ट्राई किया था, लेकिन उस वक्त कैसा 1000 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना इस तरह देते थे प्राइवेट स्कूल में। तो मुझे इतने अखराजात मेरे से तकमील नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं मिस्त्री काम किया था। तो जो है बता रहा हूँ, मिस्त्री काम कंस्ट्रक्शन का सेंट्री का काम मैंने उस वक्त 2012 से शुरू किया था। तो 2012 से ज्वाइन होने तक 2018 तक, जुलाई 2018 तक मैंने मिस्त्री काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं अच्छी महारत हासिल कर लिया था। छोटे मोटे मैंने खुद के भी काम शुरू कर लिया था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम देना नहीं छोड़ा, स्टडी करना नहीं छोड़ा, अपनी पढ़ाई भी जारी। बीएड होने के बाद ग्रेजुएशन शुरू किए, उसके बाद एमए इंग्लिश किए, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़े, एग्ज़ाम भी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह टीटी में कामयाब होने के बाद फिर 2019 में ज्वाइनिंग से 2 महीने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया था मैं, पेपर सेकंड लिए, क्योंकि अब वहाँ टीटी में पहला पेपर तो पास हो चुके थे, इसलिए सेकंड पेपर के लिए मैं सीटेट के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छे नंबर से कामयाबी मिली। तो मेरी ज़ाती राय ये रहेगी कि कोई भी इम्तिहान हो, आप अच्छी मेहनत से लगन से तैयारी करें। और दूसरी अहम बात, हमारे कौम का मसला क्या है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में उतर रहे, लेकिन उनको प्रॉपर और सही गाइडेंस नहीं मिल रहा। टीचर की फील्ड हो या मेडिकल की फील्ड हो या इंजीनियर की फील्ड हो, कुछ बच्चे ही कामयाब होते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी के बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। जब हम बीएड में थे तो शायद आप पहचान करेंगे मुजाहिद सर,
याद नहीं होती। तो उनका ऐसा हमको बोलना था कि देखो बोले बेटा सर तुम्हारी तो 100% कामयाबी 75% मेहनत आपकी है बोले, लेकिन 25% गाइडेंस हमारा है बोले टीचर्स का। तो उसी तरह अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 25% सही गाइडेंस होना, 75% आपकी मेहनत है। और आपकी 75% मेहनत तभी मुकम्मल होगी, तभी कामयाब होगी जब आपको 25% जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो सही हो। यानी आपको जो 25% जो गाइडेंस मिल रहा वो सही होना चाहिए। बाकी 75% मेहनत आपकी है और तभी कामयाब होगी जब आपको सही रहनुमाई मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट सेंटर परवानी की जानिब से आपको जो वक्तन हर एग्जाम के ताल्लुक से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है बहुत अच्छा है और आप इससे इस्तेफादा हासिल करो। और इरफान सर, फहीम सर और जितने भी सर हमें जिनका नाम लेने से खास हो, डाइट के हमारे अकबर सर, जितने भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के गाइडेंस कर रहे हैं। वक्तन मैं इरफान सर भी यूट्यूब पर कभी आगे कुछ ऐसा इशू रहा एग्जाम से रिलेटेड वगैरह तक ऑनलाइन आकर आपको गाइडेंस करते रहेंगे और करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में करेंगे। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी जगह देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह ज़ियादुल सर। इसके बाद मैं EAIT टेट, हाउ टू स्टडी टेट, इस उन्वान के तहत फहीम कादिर सर जो पादरी लाइन जिला परिषद पादरी के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो टेट का डिटेल एनालिसिस हमारे सामने पेश करें। परभनी ईसाइयों सेंटर के जो भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं, खासूसी तौर पर अब्दुल अजीम सर, स्टेज पर रिसोर्स पर्सन बैठे हैं, मेरा दोस्त इकबाल सर, जिया सर, हजरात से मैं वाकिफ हूँ, ये लोग और अनवर सर, और आप लोग जो फ्यूचर में मौलिम और मौलिमात बनने वाले, सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद कि आप CET का जो एग्ज़ाम था, TET हो या चाहे CET हो, आप पास आउट हो चुके हो। यानी एक मरहला जो आपका नौकरी से करीब होने का था वो आप पार कर चुके हो। दूसरे मरहले में आपको कामयाब होना है, उसके बाद नौकरी आपके हाथ में हो। तो दूसरा जो मरहला आप कामयाब करोगे उसके बाद नौकरी आपके हाथ में होगी। तो दूसरा मरहला ये है कि आपको टेट एग्ज़ाम देना है, EAIT टेट, टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट के बारे में मेरे ज़िम्मे तफसीली मालूमात आप तक पहुंचाने की मेरे ज़िम्मे जिम्मेदारी दी गई है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में हम टेट के बारे में तफसीली मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे और आप लोग मुतमईन होकर जाएंगे कि टेट किस तरह से एग्ज़ाम होती है, उसकी नोयत क्या है, उसके अंदर सवालात का नहज क्या है, तमाम तफसीलात आपको यहाँ पर आज दी जाएगी। देखिए टेट का अगर से हम जो फुल फॉर्म है टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंट टेस्ट, इसको अगर से हम और थोड़ा सा एलोबरेट करके समझने की कोशिश करें तो टेट एग्ज़ाम का हमको जो टाइटल है वो समझ में आएगा। एप्टीट्यूड का अगर से आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पर उर्दू में बताएगा कि इस्तिताअत, सलाहियत, एबिलिटी, आपकी जो इनहेरेंट पावर्स है, जिबली और फितरी आपकी जो सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, या एक जगह उसको कहा गया है कि पोजेशन ऑफ एबिलिटीज़, यानी पोजेशन तो हम एक कब्जे को या ताबे को कहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम इन द सेंस ले सकते हैं ग्रुप ऑफ एबिलिटी, और खुसूसी तौर पर जहनी एबिलिटीज़, आपकी जो जहनी सलाहियतें हैं यहाँ पर उसका आपका टेस्ट लिया जाने वाला है। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी जहानत, जाहिर बात है तो वो जहानत का आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। तो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस ये दोनों टॉपिक के तहत आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर से हम GR का मुताला करें कि GR के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको हम मराठी से उर्दू के अंदर ट्रांसलेटिव मेथड में समझने की कोशिश करेंगे। अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड, अभी हमने देखे कि जहनी इस्तिताअत या हमारी जो जिबली और फितरी जो सलाहियत है उसका हम यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर गणितीय क्षमता,
यानी इल्म रियाजी से मुताल्लिक़ जितने भी मौज़ूआत हैं, जितनी भी इल्म रियाजी के अंदर आने वाली इकाइयाँ हैं, टॉपिक है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है वेग यानी अचूकता। तो ये भी रियाजी के अंदर जो काम काल वेग यानी काम, रफ्तार और वक्त, इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये नल और टाकी के आपने सवाल देखेंगे, इस तरह के सवाल इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद अवकाशीय क्षमता। अवकाशीय क्षमता ये मराठी वर्ड है, इसको अगर से आप गूगल कर देखोगे तो उर्दू इंग्लिश के अंदर इसको स्पाशियल एबिलिटी कहा गया, यानी मुकामी सलाहियत। यानी कोई एक शक्ल होगी, उसके अंदर कोई एक चीज़ मिसप्लेस होगी, तो आपको आपके नज़र से और आपके जहानत से उस मिसप्लेस चीज़ को ढूंढना है। या कोई एक पज़ल होगा, उस पज़ल के अंदर एक वो डिजिट वहाँ पर मिस होगा, उस डिजिट का बाकी डिजिट के साथ क्या ताल्लुक़ है आपको वहाँ पर वो मालूम करना होगा। इस तरह से हम तफसीली देखेंगे। सरसरी सिर्फ मैं भी यहाँ पर बयान कर रहा हूँ, उसके बाद बोर्ड पर थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। उसके बाद है भाषिक क्षमता। भाषिक यानी भाषा, ज़ुबान, ज़ुबानदानी की जो सलाहियत है, यानी आप लोग मराठी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान को कितने अच्छे से समझते हो, उसका ग्रामर आपको कितना आता है, उसका जो वोकैबुलरी है उसके ऊपर आपकी कितनी उबूरियत है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो उसके अंदर जो सब टॉपिक हो गए वो तमाम हम तफसीली तौर पर यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है कल और आवड़। कल कहा जाता है रुझान को झुकाव, और आवड़ कहा जाता है पसंद। तो इसके अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं तो हमारा जो पीसीबी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके ऊपर यानी हमारा जो जनरल साइंस है इसके ऊपर पूरे सवाल पूछे जाएंगे आपको। जोग्राफी के ऊपर पूछे जाएंगे, हेल्थ साइंस के ऊपर कौन सी बीमारी है, कौन सा उसका एंटीडॉट है, कौन से जरासीम से या फिर बैक्टीरिया से वो बीमारी फैलती है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर। हेल्थ साइंस आपको यहाँ पर वो टॉपिक भी रहेगा। उसके बाद आपको इतिहास यानी हमारा जो हिस्ट्री पूछेगा, खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र और इंडिया की हिस्ट्री। उसके बाद जोग्राफी के अंदर आपको इंडिया प्लस पूरे वर्ल्ड का आपको जोग्राफी यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है, वो किस तरह से मतलब पूरी उसकी जो प्रोसेस है, दस्तूर साज असेंबली से लेकर के फिर 26 जनवरी 1949 तक का पूरा जो मामला है, 26 नवंबर 1949 तक, वो पूरा वहाँ पर आपको पूछा जाएगा। किस तरह से संसद होता है और ऊपर के जो असेंबली हॉल है वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंदर कितनी तादाद है, उनकी जो बयान है मेंबर की, खासदार आमदार की, तमाम तफसीलात यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेकर के ऊपर का जो दिल्ली के अंदर संसद चलता है हमारा, उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। और लास्ट में कुछ जनरल यानी जो करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं वो क्या आपको पूछता है कि अभी मैचेस हुए, किसने वर्ल्ड कप जीता, क्या हुआ, किसी को कुछ अवार्ड मिला। इस तरह से तफसीली मालूमात इस टॉपिक के अंदर आपको पूछने वाला है। और इसमें अभियोगिता में यानी एप्टीट्यूड में जो लास्ट टॉपिक है वो है समायोजन और व्यक्तिमत्व। समायोजन यानी एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट, मुताबिकत, और व्यक्तिमत्व कहा गया है शख्सियत। तो ये शख्सियत और समायोजन ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको तफसीली यहाँ पर साइकोलॉजी पूछा जाएगा, जो डिटेल में हमने हमारे चैनल के ऊपर आपको सिखाया है। तो यहाँ पर व्यक्तिमत्व स्पेशली वर्ड आया है, इसलिए शख्सियत से मुताल्लिक़ जितने भी टॉपिक हैं तमाम तर टॉपिक आपको पूछे जाने वाले हैं। शख्सियत की नशोनुमा और तरक्की में फ़र्क, शख्सियत जो है नशोनुमा के जो अदवार है, जो मरहले हैं पूरे अमल से लेके आखिर में मौत तक का, या फिर जवानी, उठवानी, शबाब वाले मरहले पूछेगा। उसके बाद नशोनुमा के जो नज़रियात हैं, चाहे वो वक़ूफ़ नशोनुमा का नज़रिया हो, समाजी वाइगोस्की का समाजी नशोनुमा का नज़रिया हो, नॉम चॉम्स्की का लिसानी तरक्की का नज़रिया हो, यानी तरक्की और नशोनुमा से मुताल्लिक़ जितने भी नज़रियात हैं, अखलाक़ी नज़रिया है फहलबर्ग का, और तजज़ियाती नफ्सियाती तजज़ियाती नज़रिया सिगमंड फ्राइड का, ये आपको करना ही करना है। इसके ऊपर यहाँ पर सवाल पूछेगा। इसके बाद शख्सियत के और बहुत सारे नज़रियात हैं, उसके ऊपर भी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कि शख्सियत के अक़साम कौन से हैं, शख्सियत के अक़साम किस तरह से बयान किए गए, आयुर्वेद में कौन से अक़साम बताए हैं, यूनानी जो फ़लसफ़ी है उन्होंने कौन से अक़साम बताए, यंग की एक दर्जाबंदी है शख्सियत की, क्रेशनर की एक है। तो ये जो पूरे शख्सियात के अक़साम हैं, उनके जो नज़रियात हैं, इसके ऊपर आपको इस टॉपिक के तहत सवाल पूछे जाने वाले हैं। और शख्सियत के जो नज़रियात हैं, इसके अलावा लास्ट में फिर शख्सियत की यहाँ पर हम जांच कैसे करेंगे। ज़ाहिर बात हम टीचर बन रहे हैं, बच्चों को हमको एनालाइज करना है,
उसकी जांच करना है, जब हमको उसके मसले पता चलेंगे तभी हम उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकेंगे। इसलिए शख्सियत की जांच किस तरह से की जाती है, अजलाली और गैर अजलाली तकनीक, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है चैनल पे। उसकी जो तकनीक से CI का डब्बा है, सवालनामा है, इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें, वो तमाम जो शख्सियत की जाँच के जितनी भी इकाइयाँ हैं वो आपको वहाँ पर पढ़नी होगी। उसके बाद लास्ट में आता है कि मौलिम के अंदर एज ए मौलिम उसके अंदर जो निर्णय क्षमता है, क़ुव्वत फ़ैसला है, वो कितना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे B.Ed के CET के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा थोड़ा सा शरीर है उसको आप ऑब्जर्व करते हो तो उसको आप किस तरह से वहाँ पर थोड़ा सा उसकी तरबियत करो। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, एक बच्चा गरीब है, स्कूल नहीं आ पाता, तो एक कंडीशन आपको देगा, उस कंडीशन के अंदर आप किस तरह से आपका क़ुव्वत फ़ैसला इस्तेमाल करते हो, उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और खुसूसी तौर पर ये जो समायोजन है, समायोजन अभी हमने कहा कि मुताबिक़त कि जो बच्चे CW यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो होते हैं, यानी जो अपंग बच्चे होते हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया हमने देखे, ज़हनी माजूर है, जो जिस्मानी माजूर बच्चे हैं, तो इनको आप किस तरह से आम बच्चों के साथ एडजस्ट करके पढ़ाओगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जामे तालीम, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, इसके ऊपर भी सवाल आपको पूछे जाए। तो ये मौलिम की तमाम तर जो एबिलिटीज़ है, जो शख्सियत है, व्यक्तिमत्व, यहाँ पर बच्चे का व्यक्तिमत्व और मौलिम का व्यक्तिमत्व यानी उसका जो शख्सियत है, इसके ऊपर इस टॉपिक के तहत तमाम तर सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमारा पहला घटक था गणितीय क्षमता, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या बोर्ड पर मैं लिखा दूँ जैसा आप मुनासिब समझे। तो गणितीय क्षमता यानी इल्म रियाजी की जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अददों का इल्म पूछेगा। अब अददों का इल्म यानी जितनी भी अदद है, तबई आदाद है, मुकम्मल आदाद है, नातिक आदाद है, गैर नातिक आदाद है, मुफरद, मुरक्कब, जो ताब, रोमन, तमाम आदाद का आपको इल्म होना ज़रूरी है। इनकी तारीफ़ें आपको आनी चाहिए। एक अदद देगा आपको कोई भी एक और उसको कहेगा कि इसके बाद आने वाला 25वां सीक्वेंस से आने वाला अदद कौन सा है। तो 25वां जो अदद है उसके बाद आने वाला एक ताक अदद देगा और कहेगा कि उसके बाद आने वाला जो जुफ्त अदद है, 25वां ताक अदद है, उसके बाद आने वाला जुफ्त अदद कौन सा है। इस तरह के सवाल आपको पूछता है। तो अददों के इल्म में ये सवाल रहेंगे। उसके बाद आएगा कि आपको अददों का इल्म है तो फिर उस पर आपको अमल भी आना चाहिए अददों पे। तो बोर्ड मास जो है आपको ब्रैकेट, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके ऊपर पूछेगा। एक ब्रैकेट के अंदर 2-3 जो है तो हमको यहाँ पर अददों के अमल के ऊपर वहाँ पर 2-3 जमा तकरीब ज़रब तक़सीम के सीधी तरतीब में वहाँ पर दिया जाता है सवाल। उसके नीचे बटे में फिर वैसा ही ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है और उसको मुख्तसर सूरत में लिखिए। ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। उसके बाद आपको तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ पूछेगा। मुश्तरक आदे आज़म है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़ अक़ल है, ये तमाम चीज़ें अददों पर अमल आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके नीचे अगर से आप आओगे तो कारोबारी रियाजी, नफ़ा नुकसान क्या है, तनासुब, निस्बत तनासुब क्या है, तग़य्युर क्या है, माकूस, मुस्तक़िल, दोनों तग़य्युर। उसके बाद कसर पूछेगा, क़ुव्वत नुमा पूछेगा, पैमाइश पूछेगा। पैमाइश तहवील करना है आपको, किलोमीटर को मीटर में करना है या लीटर को मिलीलीटर में करना है। तो जो हेक्टो, डेका, डेसी, ये तमाम जो पैमाइश की इकाइयाँ ये आपको आनी चाहिए। कितने मिलकर क्या हो रहा है, 10 मिलीमीटर का कितना सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का कितना मीटर, इस तरह से तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर पक्की आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपको पूछेगा मुकब, जज़रुल मुकब, मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा। और आप आगे जाओगे तो फिर मतलब इसी टॉपिक के अंदर शुमारियात के अंदर आपको बस्तानिया, मियानिया, कसरिया, वक़्फ़े जमात, ये तमाम तर चीज़ें आपको पूछी जाएगी। उसके आगे मसाहत यानी आपको इहाता निकालना है, आपको रब्बा निकालना है, आपको हजम निकालना है, मुकम्मा किसको कहते हैं, तमाम तर चीज़ें जितनी भी अशकाल है इल्म हिंसा की, उनकी जो तारीफ़ है, उनकी जो खसूसियात है वो आपको पूछी जाएगी। बेसिक चीज़ें हैं, हमने पहले से लेकर के मैट्रिक तक यही पढ़ा है। सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ नहीं करते इसलिए हमको हार्ड लगती है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको गणितीय क्षमता यानी इल्म रियाजी के अंदर आपको पूछे जाने वाली है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, इम्कान, यानी 2 सिक्के उछालने पर हेड कितने बार आएगा, टेल कितने बार आएगा, उस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के वो भी आपको पूछे जाने वाले हैं।
तो इल्म रियाजी के अंदर डिटेल ये तमाम टॉपिक आपको पूछे जाने वाले हैं। इल्म रियाजी से मुताल्लिक़ और दो सब टॉपिक यहाँ पर अभियोग्यता इस मेन टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। उसमें एक है कि वेग और अचूकता। तो स्टार्ट में मैंने जैसे कहा कि वेग यानी स्पीड को कहा जाता है और अचूकता कहते हैं एक्यूरेसी को। तो इसके अंदर आपको सवाल पूछेगा कि दो नल लगे हुए हैं, दो नल से एक नल से टाँकी इतनी देर में भर रही है, दो नल लगाने पे कितनी भरेगी है, दो नल ऊपर से टाँकी को भर रहे हैं, एक नल नीचे से आपने उससे पानी उससे उसका एग्जिट कर दिए, तो फिर वो टाँकी कितनी देर में भरेगी। तो ये पूरे जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसके अंदर दिए हुए हैं। इस तरह के जो वेग और अचूकता इस टॉपिक के तहत इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और काम काल वेग ये एक टॉपिक होता है मराठी के अंदर, अच्छा है ये मराठी बुक में दिया हुआ कि 4 मजदूर मिलकर के एक काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं या उनको इतना वक्त लगता है, मजदूर की तादाद बढ़ाने पर काम कितनी देर में ख़त्म होगा, या मजदूर की तादाद कम करने पर काम कितनी देर में ख़त्म होगा। इस तरह के जो सवाल हैं ये यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। और इसी से मुताल्लिक़ ये दोनों तरफ पूछा जाता है। ज़हनी आजमाइश में भी अवकाशीय क्षमता ये जो टॉपिक है, अवकाशीय क्षमता यानी अभी हमने देखी कि स्पेशल एबिलिटी मुकामी जो सलाहियत है कि कोई एक चीज़ है जो वहाँ से मिसप्लेस है उसको आपको ढूंढना है, तो उस तरह के जो सवाल होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इसकी तस्वीर जो है तो अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। अवकाशीय क्षमता में आपको इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर क्या आएगा आपको मालूम करना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसका ताल्लुक इससे है, इसका ताल्लुक इससे है, इसका ताल्लुक यहाँ पर आएगा। क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं। यहाँ पर जमा किया हुआ है, जमा का अमल है इसके अंदर। देखिए क्या है, 9 में कितने मिलाने पर 13 आ रहा है, 4। ठीक है, उसके आगे 13 में कितने मिलाने पर 22 आ रहा है, 9। 4 और 9 क्या है, मुरब्बा है, स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर फर्क कितना है दोनों के अंदर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 13 और 22 में है, यहाँ पे क्या है 38 है, राइट। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको वो अवकाशीय क्षमता में पूछे जाएंगे। उसके बाद अशकाल गिनने का यानी गिनती करना है आपको। एक मुसल्लस देगा या मुरब्बा देगा, उसके अंदर कोई मुसल्लस देगा, उसमें फिर कितने मुसल्लस है, कितने मुरब्बा है या कितने चौकोन है, वो गिनकर उसका आपको फिगर निकालना है। उस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एक सवाल पूछा जाता है कि इस तरह से एक मुसल्लस देगा, फिर उसमें दायरा देगा, फिर उसी में मुरब्बा देगा, फिर यहाँ पे कुछ तो डिजिट रहेंगे। इतने लोग ये कुछ बच्चे जो है तो मुसल्लस वाले बच्चे जो है तो क्रिकेट खेलते हैं, मुरब्बे वाले बच्चे जो है तो कबड्डी खेलते हैं, तो फिर दोनों गेम खेलने वाले कौन से बच्चे हैं वो निकालिए। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो इस टॉपिक के तहत आपको पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड में भी दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन ज़हनी आजमाइश में भी पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन है एक टॉपिक है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमने अब तक जो गणितीय क्षमता, अवकाशीय क्षमता और वेग और काम काल वेग यानी वेग और अचूकता, ये जो 3 टॉपिक देखे ये तमाम तर रियाजी से मुताल्लिक़ टॉपिक थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भाषिक क्षमता यानी ज़ुबानदारी की सलाहियत। अब यहाँ पर आप लोगों की डिफ़िकल्टी ये है कि आप लोगों को मराठी ग्रामर बहुत हार्ड जाता है। आप लोगों से मुराद उर्दू मीडियम के बच्चों को क्यों जाता है नहीं पता। यहाँ पर तो उर्दू ग्रामर जो आपने बहुत अच्छे से TET के लिए तैयारी की थी वो तो यहाँ पे स्किप हो गया। यहाँ पर अब जो बच्चों ने इंग्लिश ली थी, जाहिर बात है तकरीबन हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे 80% इंग्लिश ही लेते हैं सेकंड लैंग्वेज। तो अब वो लोगों को तो मराठी करना यहाँ पर कंपलसरी है। तो आप जो मराठी से आप भाग रहे थे तो आप क्या करने वाले हो आप? तो आपको यहाँ पर मराठी मस्ट है करना है। अब यहाँ पर मराठी के अंदर आपको तमाम तर जो मराठी का ग्रामर है वो पूछा जाएगा। मराठी के अंदर जो
खुसूसी तौर पर अगर से प्रीवियस पेपर का हम मुताला करें, उसका एनालिसिस करें, तो वहाँ पर ग्रामर से ज़्यादा वोकेबलरी के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अलंकारिक शब्द, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उसके बाद मनी यानी कहावतें, और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदाज में कुछ वर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर मगरजाल यानी मगरमच्छ का जो जाल होता है, यानी उसको भ्रम कहते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, अलंकारिक शब्द उसको कहा जाता है, वो पूछा जाता है। उसके बाद अलंकार यानी जो सनाएं वो बदाएं हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं, वो मराठी के अंदर है, वो आपको पूछेगा। साहित्यिक यानी जो राइटर्स है उनका वर्क कौन सा है, उसने कौन सी किताब लिखा, कौन सा अफसाना लिखा, कौन सा नावल लिखा, कादम्बरी लिखी, वो आपको पूछेगा। उनके जो टोपन नाम निकनेम जो होते हैं वो आपको पूछेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। ये तो वोकेबलरी वाला सेक्शन है। इसके अलावा ये लास्ट पेपर में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, मे भी हो सकता है इस बार ग्रामर पूछे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वोकेबलरी करना है, वोकेबलरी प्लस ग्रामर जितना भी है आपको, नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रिया विशेषण शब्दयोगी अवयव बयान अवयव केवल प्रयोगी है तारुफ इसका। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद है संधि के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। संधि में भी विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, 3 टॉपिक है, वो आपको करने हैं। यानी डिटेल यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। मेरा एक शेर था कि जो है गौहर का तलबगार तो गहराइयाँ टटोल, साहिल पे समंदर की नज़र गौहर नहीं आती, तो मेरे शहर तो आते हैं मेरे घर नहीं जाते। तो ऐसी बात है, अगर से आपको गौहर चाहिए तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। और गहराई टटोलने के वास्ते आपके पास कितना दिन बचे हैं, तो अल्लाह को मालूम कि सीटी होने के बाद डेट लिया जाता है या फिर फरवरी में हो जाएगा। तो जो भी है, आज से अगर से आप वक्त देंगे खुद को, तो शर्त ये है कि वक्त ऐसा देना है कि स्टडी आपकी अच्छे से हो जाए। बहुत ही प्यारा और सुनहरा मौका है अपने घर के नज़दीक। इकबाल सर उनके मकान से करीब है, मैं मेरे मकान से करीब हूँ, ज़िया सर थोड़ा दूर चले गए। क्यों है? क्योंकि हमने उतना स्कोर किया, अपनी मेहनत की। आप लोगों के भी पास वो चांस है, जितना ज़्यादा आप स्कोर लाओगे उतनी जल्दी और उतने करीब आपको नौकरी लगने वाली है। नहीं तो फिर दूसरी तरफ नौकरी लगती है तो थोड़े से मसाइल आते हैं, लेकिन नौकरी लगना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सके, और आपका जो नंबर है, जो भी आपका स्कूल है, वो घर से करीब मिले, आपके गांव से करीब मिले, आपके डिस्ट्रिक्ट से करीब मिले, ताकि जो दूसरी दुश्वारियाँ हैं वो आपको फेस ना करें। तो ये तो मराठी का हो गया। अब अंग्रेजी की जो भाषिक क्षमता है सेम मराठी की तरह ही है। आपको फिगर ऑफ स्पीच करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, पैसिव वॉइस करना है, क्वेश्चन टैग करना है, यूज टू, यूज दो, ऑल दो, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो करनी है आपको ग्रामर की। वोकेबलरी सेक्शन में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है, तो तमाम तर चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो ये करना है आप। और इसके अंदर एक्सक्यूज़ कुछ भी नहीं है कि हम बहाना बना लेंगे तो फिर नौकरी का चांस हमारे हाथ से चला जाएगा। तो आप लोग अपने आप का तजिया कीजिए कि आप कहाँ पे हो, आपको कितनी पढ़ाई करना है, कितनी पढ़ाई करने के बाद आप कितने मार्क ले सकते हो, या कितना वो जहन में रख के वहाँ पे उसको यूटिलाइज कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वक्त और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो चुका सिर्फ हमारा ये गणितीय क्षमता हुआ, भाषिक क्षमता हुआ। तीसरा टॉपिक जो अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड के अंदर है वो है कल और आवड़ यानी रुझान और पसंद। इसके अंदर हमने तफसील पहले भी देखा कि आपको जर्नल साइंस, ज्योग्राफी, हेल्थ साइंस, हिस्ट्री, जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में, और थोड़ा सा जो करंट अफेयर उसके बारे में आपको वहाँ पर पूछने वाला है। तो 30 मार्क के करीब, 18 से 30 मार्क के करीब आपको कल और आवड़ इस टॉपिक के तहत सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो हमने देखे अभी अभियोग्यता का जो पहला टॉपिक था, गणितीय क्षमता, कला और अवकाशीय क्षमता, इसके 50 से 60 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। उसके बाद लास्ट का जो है आपका व्यक्तिमत्व और समायोजन, इसके अंदर आपका पूरा जो तालीमी नफ्सियात है वो आ जाएगा। तो अभी हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की, शख्सियत के नज़रियात है, जो नशोनुमा के अदवार है, तरक्की और नशोनुमा में फ़र्क है, शख्सियत के अक़साम है, तो ये तमाम तर चीज़ें जानता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम बच्चे उनको लेकर के आपको पढ़ना है, उनको एडजस्ट करना है, उनकी मसाइल जो है उसको समझ कर आपको उनको टीचिंग करनी है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी इस टॉपिक के तहत पूछी जाने वाली।
यहाँ पर ये एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है हमारा मुकम्मल होगा, इसलिए अब तमाम लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आई। तो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह। जितना मैं स्टडी करके आया हूँ, मुझे बेहतर कि मैंने जो स्टडी किया मुझे तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर मिली। मे भी हो सकता है डिटॉल भी 100% नहीं देता, गारंटी 90.99% ऐसा हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे आए, लेकिन तकरीबन यही चीज़ें इसके अंदर आने वाली। तो ये तो हुआ, बहुत वास्ट सिलेबस है और ये स्कोरिंग यहाँ पर आपका नहीं करने वाला है ये सब। लेकिन जो आपका स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है वो है दूसरा। सब्जेक्ट से मुराद टॉपिक कौन सा? इंटेलिजेंस वाला। आसान आसान अल्फाज के अंदर आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, खाली उसकी ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स अगर से आप समझ लोगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप इसके अंदर कर पाओगे। तो एप्टीट्यूड को तो सबको मालूम है 120 मार्क, सॉरी 120 क्वेश्चन और 60% उसको वेटेज दिया गया है। और बाकी जो है इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इंटेलिजेंस के अंदर दिया हुआ है आकलन, मराठी में जो GR है उसके अंदर दिया हुआ है। आकलन के तहत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आकलन को अगर से उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो उसके मायने होते हैं फहम व इदराक। फहम आपकी समझ, इदराक उसी सेंस में उसको लिया जाता है कि आप चीज़ों को कितना समझ पाते हो। तो एक हिदायत दी गई, आप उस हिदायत पर अमल करते हुए किस तरह से उस सवाल को हल कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो टॉपिक है ना इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस इन जहानत का, इसके अंदर आपको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक जो हरूफ होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके ऊपर आपको सवाल पूछेगा, उनकी सीक्वेंस रहेगी, उसमें कुछ तो मिसप्लेस रहेगा या एक दूसरे का तीसरे से ताल्लुक़ रहेगा, एक का दूसरे से रहेगा, तीसरे का चौथे से मालूम करो। तो हरूफ के ऊपर, अल्फाज के ऊपर, आदात के ऊपर और अशकाल के ऊपर 4 तरह के टॉपिक, 4 तरह के 4 नौइयत के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर हिदायत पर अमल, मिसाल के तौर पर हम एक यहाँ पर सवाल लेते हैं, ताब ताक़त। सब्र व राहत, जान व ईमान। राइटिंग पे ध्यान ना दें, इसे पेज पे अच्छी आती है मेरी कॉपी पे। अक्ल व होश, इस तरह के आपको पढ़ने। इसके अंदर 100 रुपये अल्फाज कितने हैं आपको उसका फिगर निकालना, बताइए। 3 रुपये अल्फाज कौन कौन से आए? और सब्र, जान, अक्ल, होश, 5। यानी हिदायत दी हुई है आपको, कुछ अल्फाज दिए हुए उसमें से आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जुबानदानी का इल्म यहाँ पर। और एक ले लेते हैं, चलिए लिखिए। तो गुब्बारे खातिर किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर, हाँ चलिए गुब्बारे खातिर लिखिए आपने। तीसरे, पांचवें और आठवें हुरूफ, तीसरे, पांचवें और आठवें हुरूफ से बनने वाला। तीसरे, पांचवें और आठवें हुरूफ से बनने वाला बामायने लफ्ज़। पहले तो बामायने लफ्ज़ बनाना है आपको और फिर उसकी ज़िद बताना। नीचे उसके ऑप्शंस रहेंगे, उसके अंदर वो जवाब होगा। तीसरा, पांचवा और आठवां कौन सा है? वो गुब्बा, आखिर और आखिर, आखिर नहीं होता, अलिफ मदा आया ही नहीं इसमें। हाँ, इसने कहा हाँ, हार का क्या करना? हार बामाने लफ्ज़ बनते है ना। तीसरा कौन सा है? अलिफ। पांचवा कौन सा है? हाँ। और आठवां रा। क्या बन गया? हार। हार का आपको क्या करना है? अपोजिट, गुल। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आएंगे, आसान रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पर होता है आपका। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी तो ये चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद
जुबानदानी के इल्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपके जो जुबानदानी का आपका जो इल्म का ज़ख़ीरा या अल्फाज का ज़ख़ीरा उसका टेस्ट लिया जाएगा। बामानी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, जुमानी अल्फाज जो होते हैं उस तरह के अल्फाज आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर लिखिए एक सवाल, अलिफ फे लाम ते ताबी, यहाँ पर मतलब पढ़ाते कीजिएगा, और कै का, अलिफ फे लाम ते का, इन हरूफ से बनने वाला बामायना लफ्ज़ और उसका दरमियानी हरूफ आपको बताना है। पहले बामायना लफ्ज़ बनाना है इससे और उसका दरमियानी हरूफ बताना। क्या बनेगा? अलिफ लिखे आपने, फा लिखे, लाम लिखे, ते लिखे और फिर फा लिखे, क्या बनेगा? खिलाफा। उसका क्या है फिर दरमियानी लफ्ज़? लाम है, अलिफ है, इस तरह के अलिफ आएगा। इस तरह के सवाल यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अंग्रेजी उर्फ तहजीब, चलिए ये देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा एच, तीसरा ए, और बी। आपको बताना है कौन से हरूफ का अदद कामिल मुरब्बा नहीं है। पी लास्ट। पहले ABCD लिख लीजिए, उसको नीचे नंबर दीजिए 26 तक। अजीम सर कहाँ रहे? वक्त ले सकता हूँ ना सर? ABCD सीक्वेंस से लिख लीजिए, उसके नीचे 1 2 3 4 5, उसके पूरे 26 के 26 नंबर दे दीजिए। देखिए इसमें से Y का क्या नंबर है? हाँ 25, बस मालूम है। Z 26 है तो Y 25 है। H 8, A 1 और P। ठीक है, देखिए फिर अब क्या नहीं है कामिल मुरब्बा? 8 कामिल मुरब्बा है, 1 का मुरब्बा है 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 8 किसी का मुरब्बा है। तो ऑड मैन हमको बाहर निकालना था, तो ऑड कौन सा है इसके अंदर? इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछेगा। तो ये पहला सब टॉपिक था इंटेलिजेंस के अंदर। अब दूसरा जो सब टॉपिक दिया हुआ है आपको GR के अंदर, वो दिया हुआ है वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जमात बंदी, ग्रोह बनाना है आपको। तो वही रहेगा, अल्फाज आपको देगा, उसके अंदर आपको बोलेगा कि ऑड मैन को बाहर निकालो, ऑड मैन बाहर निकालना है। मिसाल के तौर पर लिखिए तो ग्राम पंचायत, भी कर दो उसको ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, MC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, ZP, और आखिरी है NP नगर परिषद। अब बताइए इसमें से एक जो है वो तीनों से ताल्लुक नहीं रखता। हाँ कौन सा हो सकता है? महानगर पालिका यही होता है एकदम रिस्पेक्ट का मतलब सोचो उसको तो गौरव फिक्र करो। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राम पंचायत कहाँ होता है, महानगर पालिका कहाँ होती है, जिला परिषद कहाँ होती है, नगर पंचायत कहाँ होती है, इनका काम क्या है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ग्राम पंचायत देहात में होती है, यहाँ पर ये ऑड है नहीं। ये तो खास बात है। इसका जवाब है जिला परिषद। क्यों क्यों है बोलिए आप, ये तो बोलिए कम से
नगर पालिका जो काम करती है वो तालुका प्लेस पे शहर के उसका जो हुदूद अरबा है, उसका जो जुरिडिक्शन है जिसे कहा जाता है, उसका जुरिडिक्शन उस शहर के पूरा मर्यादित होता है, वहाँ तक मतलब उसका महदूद होता है। ग्राम पंचायत जो पर्टिकुलर देहात है, उस देहात का पूरा कारोबार वही संभालती है। और हमने देखे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है बड़ी बड़ी, उन सिटीज़ का जो कारोबार है इंटरनल वो महानगर पालिका देखती है। लेकिन ज़िला परिषद का क्या मामला है? ज़िला परिषद पूरे ज़िले के लिए है, तो ये फर्क आया आपके जहन में? आसान सवाल था, इस तरह से कन्फ्यूजन में हमारे मार्क नहीं करते। चलिए दूसरा है, थोड़ा सा मैं बना लूँ बोल। दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं वर्गीकरण। पहला इसमें हमने देखे अल्फाज का ज़ख़ीरा आपका कितना है, वो हमने अभी पहला सवाल देखे। दूसरा आपको पूछेगा अश्काल, ऑड फिगर आपको मालूम करना है। ए दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, नेक्स्ट टी दिया हुआ है और एल बताएं कौन सा है? एल सही है? Whether it is a right answer? एल सही है क्या? ठीक है, किसी ने दिया जवाब यहाँ से सही है तो फिर उसका स्पष्टीकरण वजाहत राइट, शायद उन्होंने पढ़ा होगा इसलिए उन्होंने जल्दी से आंसर दे दिया। उसका मिरर इमेज है, ए को अगर से आप देखोगे तो ये ऐसा ही नजर आएगा, एच को देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा, टी को देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा। ये कैसा हो जाएगा? मिरर देखने के बाद यहाँ पर वो अलग है। इस तरह के सवाल आपको फिगर के ऊपर पूछेगा। नेक्स्ट आदाद के ऊपर। चलिए, ग्रोह में शामिल ना होने वाला अदद आपको बताना है। आसान सवाल है, थोड़ा सा गौर करने पर उसका आंसर आ जाएगा। बताइए और कौन सा है? हार्ड है, जज़रुल मुरब्बा वाला है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 61 से करीब कौन सा है जज़रुल मुरब्बा? नहीं सॉरी, जज़रुल मुरब्बा है। मुकब और जज़रुल मुकब उस टाइप का क्वेश्चन है ये। चार का 64 माइनस 1 कितना हो गया? आगे देखिए, उसके बाद 26 से 26 किसका? 5 5 25 25 5 125। 3 3 9 9 3 27 माइनस 1। अगला माइनस बचा कौन सा? वो वाला इसमें ऑड है। इस तरह के सवाल आपको पूछेगा। अगला हुर्फ़े तय, इसके ऊपर पूछेगा आपको ऑड निकालना है। अल्फाज, आदाद, हुर्फ़ और अश्काल, 4 टॉपिक के सवाल रहेंगे आप। CW FD CW FD
अगला VD और KO। और पहचान है आपको? ABCD के भी नंबर दिए शायद ना आपने। चलो एक हिंट देता हूँ आपको। पहला जो अल्फाबेट है उसको ABCD इस तरह से पढ़िए, और दूसरा है W वाला, उसको उल्टा उल्टा गिनिए, मतलब रिवर्स गिनना है उसको नज़ुली तरतीब में। W उल्टी तरफ से गिनने पर Z से गिनना चालू करें आप, तो Z 1, Y 2, X 3, W 4। इधर से C कितने पर है? सॉरी, W 3 पर है ना। ये इधर से ये 3 पर है, और ये इधर से ये 3 पर है। ये देखिए अगला F 6 पर है। VD उसका सही आंसर है, दिया किसी ने? चलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा हो रहा है, टर्टल करते हैं हम। VD इसका सही आंसर है। जो है तो CF के इधर से सीक्वेंस में है, यहाँ पर भी पहले आया है। अगला क्वेश्चन, बाहमी ताल्लुक आपको मालूम करना है। अल्फाज दिए हुए होंगे, उसका आपको पहले का ताल्लुक दूसरे से होगा, तीसरे का आपको चौथे से मालूम करना है। मिसाल के तौर पे फिल्म का हिदायतकार यहाँ पर जोड़ी दी हुई, तो अगली जोड़ी है महाना, यानी जो हमारा मंथली कोई एक रिसाला निकलता है, उसका जिस तरह से फिल्म का हिदायतकार होता है, डायरेक्टर होता है, उस तरह से महाना का क्या होगा? एडिटर। इस तरह से आपको मालूम करना है। इसके बाद कुछ अशकाल भी है, अशकाल के ऊपर आपको सवाल आते हैं। इसका ताल्लुक इससे है, आपको इसका ताल्लुक मालूम करना है। इस शक्ल को किस तरह से 90 के दायरे में फिराएगा, इस तरह से ऊपर करने पर ये इस तरह से होगा। इसको जब हम इस तरह से फिराएंगे तो ये M बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन गिनती का आसान है। छः का ताल्लुक 15 से है, तो आपको मालूम करना है अठारह का क्या है? बताइए, आसान। छः का ताल्लुक 15 से, या 15 का ताल्लुक 6 से, तो 18 का किससे आएगा? बहुत आसान है, जमा कीजिए। 1 और 8 9, और 1 और 5। चलिए थोड़ा सा इसको कर्टल करते हुए आगे चलते हैं। सर ने यहाँ पर वक्त की तालीम थोड़ा सा यहाँ पे हिदायत दी है। अगला टॉपिक है कर्म और श्रेणी, यानी यहाँ पर आपको कर्म कहा जाता है सीक्वेंस को। तो यहाँ पर आदात की सीक्वेंस रहेगी, उसके अंदर 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, कुछ इस तरह से सीक्वेंस दी हुई रहेगी, और सामने एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपको उसका नेक्स्ट अदद जो भी रहेगा वो आपको मालूम करना पड़ेगा।
कुछ अशकाल रहेगी, अशकाल की तरतीबवार उसको किसी क्लॉकवाइज सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज उसको फिराया हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो शक्ल है उसको आपको मालूम करना रहेगा। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद है तर्क और अनुमान। ये AGR के अंदर लिखा हुआ है, इसको मंतख और इस्तदलाल कहा जाता है। दलीलों के साथ आपको या इबारती जो सवालात है वो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे और आपको उसको हल करना होगा। उम्र यानी माँ की उम्र इतनी है, बच्चे की इतनी है, उसका मजमुआ ये है, पहले था 4 साल पहले, 10 साल बाद क्या होगा, इस तरह के सवाल। इसके बाद रिश्ते नाते, इसका ये वो है, उसका वो है, इसका ये कौन है। आपने एक शक्ल तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि ये मेरी दादी की नानी की फूफी है। इस तरह वाले सवाल यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। मुकम्मा का जो उसको क्यूब को हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर आने वाला जो अदद है उसके अपोजिट में कौन सा अदद आएगा, उस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एक उसके बाद है सांकेतिक भाषा। AR के अंदर दिया हुआ है, यानी इशाराती ज़ुबान के अंदर आपको कुछ सवाल देगा। स्टार को इस तरह स्टार प्लस माइनस ये इस तरह से वर्ड ये लिखा गया, तो उसी इशाराती ज़ुबान में ये वर्ड किस तरह से लिखेंगे, तो वो सवाल आपको पूछेगा। उसके बाद साया और अक्स, जैसा भी हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज का देखे, उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट में 2 टॉपिक बच जाते हैं। लयबद्ध मांडनी यानी तवातुर के अंदर A B B C C D D इस तरह से 4 ग्रुप का एक ब्लॉक रहेगा, उसमें से वहाँ पर खाली जगह रहेगी, वो आपको भरना रहेगा सीक्वेंस के अंदर तवातुर के साथ। तरतीबवार जो पेशकश है उस तरह के सवाल आपको आएंगे, या 1 2 3 4 फिर 2 3 4 5, तो वो जो भी सीक्वेंस उसकी आ रही है वो आपको ढूंढ कर वहाँ पर मालूम करना रहेगा। लास्ट में पूछता है कूट प्रश्न। कूट प्रश्न आपके JR में दिया हुआ है, उसको कहेंगे पहेलियाँ या फिर पजल्स। इसके अंदर आपको सिमटे पूछेगा, इस तरह से वो आगे चलकर वहाँ तक गया, फिर उसने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर अपने बाएं हाथ की तरफ 90 के दायरे में 90 के जावे में मुड़ा, फिर आगे तक गया। तो वो उस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। कतार और मकाम, एक लड़की खड़ी हुई है, उसके आगे 5 बच्चे, पीछे 12 बच्चे, कतार में टोटल कितने बच्चे हैं। एक रस्सी है, उसको दोहरी कर कर हमने 2 काट लगाई, कितने टुकड़े बने, कितने सेंटीमीटर के बने, वो आपको पूछेगा। वेन खाके यानी एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र, भोपाल और मुंबई, आपको कहेगा कि एक वेन खाका इसका कौन सा है पहचानी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है, तो एक बड़ा दायरा, उसके अंदर जो छोटा दायरा है और जो अलग से एक दायरा है, ये वाली शक्ल इस बयान को वाज़ेह करती है। उस तरह के सवाल यहाँ पर आएंगे। कैलेंडर और घड़ी के जो जाविये है, तो ये कुछ प्रश्न के अंदर आपको पूछेगा। और नामुकम्मल शक्लों का जो उसको मुकम्मल करना होता है, उस तरह की अशकाल यहाँ पर पूछी जाती है। तो एक सीक्वेंस रहेगा, कुछ तो एक पार्ट्स मिस रहेगा। अवकाशीय क्षमता यानी जो हमने मकामी सलाहियत उसमें देखे एप्टीट्यूड में, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो उस मिसप्लेस चीज़ को आपको ढूंढना रहेगा। उसके बाद कुछ कागज़ की तहें बनाकर उसको कट लगाने पर किस तरह की शक्ल बनेगी, मतलब कागज़ को आप 4-5 मरतबा फोल्ड करके उसको एक जगह से कट लगाते हो या दायरा बनाते हो, तो वो दायरा किस तरह से कागज़ खोलने पर, मतलब वो जो दायरा है और जो भी डॉट आपने लगाया हो इस जगह पर वहाँ पर उमटेगा कागज़ खोलने पर, उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और शक्ल ये अभी जो पजल हमने देखे थे 9, 13 और 22 का, उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस तरह से ये टोटल आपका टेट का यहाँ पर जो सिलेबस था वो मैंने मुख्तसर अंदाज में तफसीली तौर पर आपको यहाँ पर समझाया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ठीक है सर। जज़ाकल्लाह फ़हीम सर। अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम सर ने टेट के तमाम डिटेल सब्जेक्ट और उसका एनालिसिस आपके सामने पेश किया, वो तमाम डोमेन आपके सामने पेश की जो आपको स्टडी करना है। इंशाल्लाह इसी तरह की रहनुमाई के लिए मैं यासिर सिद्दीकी सर जो MA NLP हैं और स्पर्धा परीक्षा के लिए ख़ास तौर पर कोचिंग करते हैं, मैं इस टॉपिक के तहत उनको दावत देता हूँ कि रीजनिंग और GK की तैयारी खास तौर पर, अभी आपने सिलेबस में देखा होगा कि रीजनिंग और GK और सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तमाम चीज़ें टेट के अंदर भी है। तो इस टॉपिक पर रहनुमाई के लिए यासिर सिद्दीकी सर को मैं आह्वान करता हूँ।
बोलूँगा क्योंकि सर ने मेरा पूरा काम आसान कर दिया। वही सर ने सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल से बताई। तो अब मेरे लिए जो काम है बताने का, जो आपको एकदम आसान तरीके में बताऊँगा, जो कि मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ये वो चीज़ें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके पास 2 घंटे और 200 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैं हकीकत में हूँ जिसने ये पेपर सेट किया, ओके, जिसने ये पेपर सेट किया उसको भी बुला के अगर हमने ये एग्ज़ाम देने लगाए तो भी वो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो हमारी जो ज़हनी क़ुव्वत है ये इतनी एबिलिटी हमारे में नहीं है कि हम 200 सवाल को सिर्फ 2 घंटे में सॉल्व करें। अब सवाल ये बनता है कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना वक्त है। तो हमारे पास जो वक्त है, अगर आप उसको 120 मिनट को 200 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट वो 36 सेकंड बचते हैं। ओके, सिर्फ 36 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मुझे बताओ, जब ऐसे क्वेश्चंस है आपके सामने तो ये 36 सेकंड में सॉल्व होना है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है, आवाज़ में बिल्कुल सर नहीं आ रही सर आवाज़। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी ये 2 चीज़ें मेंटेन करनी है। अब स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंशन करेंगे, कैसा उसको मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन से पेपर का? पिछले साल, यानी अभी इससे पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ बारीकी से नज़र आएगी, वो ये है कि इसमें क्वेश्चन 3 तरह के पूछे गए। एक है इजी मीडियम, दूसरा है थोड़ा सा मीडियम और तीसरा है बहुत हार्ड। तो आपने क्या करना है, आपका जहन का, आपके जो इंटेलिजेंस है इसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ सबसे पहले जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे अगर आसान क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट मैं समझता हूँ आप 100 प्लस का ऐसे स्कोर करेंगे। अगर आप आसान नहीं करेंगे, रैंडमली, जैसा कि अगर आसान एक के बाद पहले नंबर पे आसान क्वेश्चन आया, आपके 5वें नंबर पे आ सकता है, 10वें नंबर पे आ सकता है, तो आपको क्या करना है, पहले समझ लेना है क्वेश्चन को देखने के साथ भाई ये डिफिकल्ट है, स्किप करके आगे जाना है। फिर और सडनली देखना है कि भाई आसान क्या मीडियम में कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको जब भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसा कि 126 को मल्टीप्लाई करने लगा है 7 से, ये ऐसे पिछले साल का क्वेश्चन था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये आप बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसके बाद मैं अगर आपको बात बताऊंगा तो जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। ओके, अगर आपको पता है, जैसा मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, और वो ये था कि हिमालय की जो रेंज है, हिमालय जो माउंटेन है, इसमें भारत में सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाला माउंटेन कौन सा है? तो उसका क्या आंसर था? K2, एवरेस्ट नहीं। तो K2 ये उसका आंसर था। उसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, उसका दूसरा नाम है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को 1 सेकंड ही लगेगा। 1 सेकंड करते गए क्या आपको जो 36 सेकंड बचे थे उसमें से 35 सेकंड आपके पास प्लस में जमा हो। तो ऐसे जो प्लस वाले जो चीज़ें हैं ये आपने उसको आपके हाथ में रखना है। और ये जो चीज़ें हैं मराठी मीडियम के स्टूडेंट को खास तौर पर सिखाई जाए। तो मेरे ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, बट सर ने बहुत कुछ बोल दिए चीज़ें। तो आपको एक बात मैं बताता हूँ, मेरे पास 2 टॉपिक थे, इसमें इंटेलिजेंस के ऊपर पूछना था और दूसरा था जीके के ऊपर। तो जीके को कैसा कवर करना, इसके पहले इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 5वीं से लेकर 10वीं तक जो आपके बुक्स है उर्दू मीडियम के, उसको आपको रीड करना है। उसमें जो कंसेप्ट है वो सारी कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें। ओके, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 5वीं से 10वीं तक के जो भी आपके बुक्स है उर्दू मीडियम के, स्पेशली साइंस, सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सिंपली एक बार रीड करके निकालना है। ये रीड करने के बाद अगर जैसा मैंने आपको पूछा था कि अभी हिमालय का, हिंदुस्तान का सबसे टॉपेस्ट कौन सा माउंटेन है, तो ये आपको इसी बुक से मिल जाएगी।
एक हिस्ट्री से ऐसा भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि भाई जो वेद है, हिंदू धर्म के जो वेद होते हैं, तो ये वेद के कितने टाइप्स हैं? तो वो 4 तरह हैं। एक है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ओके, जिसमें सबसे पहला जो वेद है उनका ऋग्वेद है। अब खासियत उसकी ऐसी है, जैसा वो कहते हैं, हमारा किताब तो नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये जो वेद है ये आसमानी किताब है। जैसा हमारे पास पता है कि हमें 4 आसमानी किताबें हमें पता है, वैसा वो मानते हैं कि भाई ये आसमानी किताब है। तो खैर सबसे पहले नंबर का अगर आपने इसको एनालिसिस करना है कि भाई पिछले साल यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा कि भाई 4 प्रकार पूछे, अब आपको ऐसा पूछेगा कि भाई पहले नंबर पे कौन सा वेद आया या फिर एकदम लास्ट नंबर पे कौन सा वेद है, तो आपको इसका सीक्वेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है, अगर इसमें अगर थोड़ा सा डीप में गए तो ऋग्वेद किसके लिए है, सामवेद किसके लिए है, अथर्ववेद किसके लिए और यजुर्वेद किसके लिए। तो आपने इसको एनालिसिस करना है कि यहाँ पे इस बार यानी 2022 में जब अपनी एग्जाम्स होंगी 2023 में, तो उसमें ऐसा डीप में जा सकता था। ओके, तो जैसे कि एक सिंपल बताता हूँ मैं, अथर्व जो वेद है ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर आप ऐसे मेडिकल के पास जाओ ना तो मेडिकल के ऊपर ऋग्वेद ऐसा नाम नहीं होगा, अथर्व मेडिकल ऐसा नाम होगा, तो आपने जहन में ऐसा लगा कि ये तो वेद के इसमें से है और ये ऐसा कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आप इसको भूल नहीं सकेंगे। आवाज़ करिए, तो आप इसको भूल नहीं सकते। ओके, जैसा कि आप एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो अभी मैंने बताया कि K2 का। ओके, K2 ये जो हिमालय का सबसे टॉपेस्ट हमारा इंडिया का पॉइंट है। तो अब आपको ऐसा पूछ सकेगा 2023 के एग्जाम्स में कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा होता है, तो आपने आप K2 को नहीं, आप महाराष्ट्र में भी आपको देखना है कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा रेंज है, तो वो है कळसुबाई। ओके, तो कळसुबाई का क्या रेंज है, ये कौन से जिले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने स्टडी करते हुए ऐसा भी इसको एक सिंपल तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद और आसान तरीके से अगर आपको समझना है तो उसको क्या करना है, आपको मराठी मीडियम के अगर आप बुक्स लें, क्योंकि ये जो बुक्स में जो आंसर को क्वेश्चन पूछे गए ना, ये मराठी मीडियम से पूछे गए। उर्दू मीडियम को जो पेपर सेटर है ये हाथ भी नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ उसका तर्जुमा करने के लिए उर्दू के एक टीचर को बुलाते हैं, देख भाई ये हमने क्वेश्चंस बनाए, इसको ट्रांसलेट करो, फिर उनको क्या करना है उसको ट्रांसलेट कर दे और फिर उसको आपके सामने रख दो। तो ये आपके पास अगर आपको अच्छे से समझना है तो मराठी मीडियम को फॉलो करिए, एक तरह से पर्सनल ओपिनियन है। अब दूसरी बात मैं आपको ध्यान में दिला देता हूँ कि एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी, जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं या जो जीके के क्वेश्चंस हैं, तो वो हम बोलते हैं ना कि आमद का दारोमदार जो है उसके नीयत में होता है, तो इसका भी मसला कुछ ऐसा ही है। आपकी नीयत इसको किस तरह से सीखे इसके ऊपर है। अगर आप इसको यही सीखें कि ये टाइप में काम आने वाला है, TAIT में काम आने वाला है या CTET में काम आने वाला है, और जिस दिन एग्जाम्स आप देंगे तो सडनली उसके दूसरे दिन से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जहन वहीं तक ही आपको लेके जाएंगे। तो आपने ये नीयत से पढ़ना है कि मुझे ना कि सिर्फ TAIT के लिए, बल्कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं और मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट आए तो मैं उनको सिखा सकूं। इस अंदाज में आपने ये चीज़ को सीखना है ताकि आप चीज़ों को सिखा सकें। और अगर ऐसा आप सीखते जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास, जैसा कि अभी हमने सर ने बोले थे कि एप्रोप्रिएट गाइडेंस हमारे पास नहीं है। अगर आप यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 10, 15, 20, 50 बच्चे भी लेके जाते हैं और वो 50 बच्चे अगर आपको उसको ज़रब करके या मल्टीप्लाई करके 1000 बच्चों तक हम पहुँचा सकते हैं, तो ये ऐसी नीयत आप करें, ना कि सिर्फ TET के लिए देना है, टेट के लिए देना है। इसको आप ध्यान में रखें। ओके, और देखो और एक बात मैं आपको ध्यान में बताता हूँ कि मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। क्यों मेहनती है? क्योंकि उनके पास एप्रोप्रिएट गाइडेंस है, उनके पास सोर्स जो होते हैं वो पूरे सोर्स है, सारे सोर्स है, यानी जितने भी किताबें जो है योग्यता क्या होती है, जैसे कि फेमस जो टीचर्स है सतीश बसे, बुद्धिमातम शास्त्री यानी इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेस्ट टीचर को माने जाते हैं सतीश बसे। पुलिस भर्ती फॉलो करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ये सतीश बसु को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बहुत आसान तरीके में, उसकी किताब का नाम ही है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक उसकी किताब का नाम है। तो उन्होंने फास्ट यानी एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर कैसा आपको मिल सकता है, ये सतीश बसे ने उसको बताया औरंगाबाद की अकेडमी में। तो ऐसे जो टीचर्स हैं ये मराठी में
कि मराठी मीडियम के स्टूडेंट को उनके पास वो स्कोप बना है, हमारे पास ये अभी स्कोप नहीं आया, हम अब इससे काफ़ी दूर हैं। तो इसको आपने समझना है। क्योंकि मैं एक बात इससे पहले भी शायद मैं कहीं बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट होते हैं। ओके, मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर मैं ये सवाल पूछ लूँ कि भाई फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आप अपने आप को ही जवाब देंगे भाई कितने हैं और कौन से। 12 से 35 बस कितने हैं और कौन से हैं हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कुल 6 है, ओके मैं बता देता हूँ। इससे पहले 7 थे, एक कम कर दिया उन्होंने, कुल 6 है। कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, ये क्यों? क्योंकि ये है ना सिर्फ किताबी नहीं है, ये ज़िंदगी में आने वाली है। जैसे कि अभी बहुत बड़ा मसला हुआ हिजाब का, सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, उसके ऊपर डिसीजन भी उन्होंने सुना दिया, हो आगे बताएंगे भी आपको। तो ये जो मसले हैं हम इससे काफ़ी दूर हैं, इसको भी आपने समझना है। ये कब आप समझेंगे? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जब आप ऐसी चीज़ें समझेंगे। जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, आज से 8 या 10 दिन पहले की बात है, एक पुणे में बच्चा जिसको नागपुर को जाना था, कहाँ पर? नागपुर को जाना था, और उसकी ट्रेन छूट गई थी या बस कुछ छूट गई थी। तो उसने क्या किया, रास्ते पे आकर ढिंगाना किया और वहाँ पर ही रास्ते पर ही सो गया और आंदोलन किया। क्या किया उसने? रास्ते पे आकर आंदोलन किया और फिर क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को उसको दखल देना पड़ी, पुलिस को उसको दखल देना पड़ी, और पुलिस ने क्या किया, उस एक बच्चे के लिए बस जो होती है वो अरेंज किया और उसको पुलिस ने कुछ पैसे पे करके उसको नागपुर को दिया। तो ये देखो, एक बच्चा जिस कॉन्स्टिट्यूशन समझने वाला, एक ही बच्चे ने सारी पुलिस फोर्स को हिला के रख दिया। अगर कोई हम करने गए तो शायद PFI में चल जाएंगे बहुत सारे लोग। तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने इस चीज़ को समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन ना कि सिर्फ सिलेबस ही है, बल्कि ज़िंदगी से भी हमारे ताल्लुक होता है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड यही है कि आप एंसेंट हिस्ट्री, जैसे कि सामवेद का जो जिक्र किया, तो ये एंसेंट हिस्ट्री में जाता है। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक एंसेंट जिसको प्राचीन बोलते हैं, एक होता है मिडीवल और दूसरा होता है आधुनिक। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो आपने यहाँ पर देखना है कि प्राचीन में कैसा पूछा गया, मिडीवल में कैसा पूछा गया और आधुनिक में कैसा पूछा गया। जब मिडीवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ताजमहल किसने बनाया, किसके टाइम पीरियड में ये ताजमहल बना। वहाँ पर ऑप्शंस थे, एक था अकबर, उसके नीचे जहांगीर, शाहजहाँ और एकदम नीचे शायद कोई और थे। तो ऐसे ऑप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपने इसको अच्छे से समझ के लेना है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में कंडक्ट होने वाले, उसमें से 80 to 90% जो होते हैं ये मराठी मीडियम से ही जाते हैं। ओके, मराठी मीडियम से ही जाते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि भैया TET में हम जो सीख रहे हैं, टेट में जो चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए भी करें। जैसा कि तलाठी है, तो आप तलाठी को भी ट्रायल करें। बहुत सारे बच्चे पुलिस फोर्स में आप जा सकते हैं। अगर जैसे सर्विस कंडक्ट कर ही सकते, मुझे GR मिला था कि ये 15,000 पुलिस भर्ती की जगह मिली, तो हम एक ट्रायल कर सकते हैं। ओके, हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी किस्मत ट्रायल कर सकते हैं। जैसा कि वो है आर्य चाणक्य, शायद आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो वो एक जना बहुत कोशिश करता है, मिलता नहीं। वो बोलता है कि मेरे मुकद्दर में नहीं है, इसलिए वो ऐसा उसका एक जहन बन जाता। फिर बाद में चाणक्य के पास जाता है, उसको बोलता है कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ बट हो रहा नहीं, मेरे मुकद्दर में नहीं है। तो फिर उसको चाणक्य सलाह देता है कि भाई कोशिश कर, शायद मुकद्दर में से लिखा हुआ कि कोशिश करके बैठेगा। तो आपने कोशिश करते जाना, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। जितने भी अभी पुलिस फोर्स में जो लोग लगे हैं अभी, वो सारे पुराने टाइम पे लगे हैं, उर्दू मीडियम के नहीं है। अगर कुछ मुस्लिम लग भी रहे हैं तो वो मराठी मीडियम से लगे। उर्दू मीडियम के बच्चे कहाँ पर हैं? आप इसको थोड़ा सोचें। मैं एक और भी बात बताता हूँ। अब जैसा कि मैं प्रोफेशनली लॉयर हूँ, तो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अगर गैर मुस्लिम के झगड़े हो, मिसाल के तौर पर 2 मराठा में झगड़े हो गए या तो SC में झगड़े हो गए, तो ये जब मैटर है ना पुलिस के सामने जाता है,
अब वहाँ पे जो पुलिस रहता है वो एक बिलोंग्स करता है मराठा कैंडिडेट से और दूसरा बिलोंग्स करता है एससी कैंडिडेट मैक्सिमम से। तो इन्हों क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि अपना सेना उनके जहन में आता है, गायकवाड़ कांबड़े सेना शॉर्ट हो गई, सॉर्ट आउट कर दो, मैटर को सॉल्व कर दो। यही कोई मुस्लिम है, कोई खान साहब आ गए या किसी अंसारी साहब के बीच में झगड़े हो गए, तो खान साहब को बोलते हैं नहीं ऐसी नहीं ऐसी केस बना, ऐसी नहीं ऐसी केस बना, 4.5 तक। तो आपको ध्यान में रखना कि भाई यहाँ पर भी ना कि हम टीम के लिए बल्कि यहाँ पर भी कोशिश तो करें। एटलीस्ट अगर कोशिश में अगर मिलता है तो बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है आपके। इस कामयाबी से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हो सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। खैर लड़कियाँ तो नहीं आ सकेंगे इधर, बट लड़के कोशिश करें। सिर्फ इतना मत समझिए कि भाई ये टेडी के लिए ही है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। जैसा कि APSC में पता मैंने सर से बात भी किया था कि मुझे APSC के कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने हैं और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए उर्दू मीडियम के बच्चे के लिए स्टार्ट करने हैं। जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो इसको सीखें, क्योंकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, अब आप ट्राई तो करके देखिए, एटलीस्ट देखो तो ये है क्या चीज़, इसको समझ के तो लो। इसलिए आपने इसको कोशिश करना चाहिए। और एक जो शायर है वो कहता है कि भाई ऐसे जो चीज़ें होते हैं तो उसमें ये होता है कि इंसान अगर ऐसी कोई चीज़ें करता है तो उसका ऐसा कहना था कि मंजिल तो पा लेगा, रास्ते भटकते ही सही, मगर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप अपनी मंजिल पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश तो करें, आज नहीं कल नहीं परसों, उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद, और ज़िंदगी में कभी इसमें कामयाबी नहीं हुई तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या था, मैथ क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, तो ये आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर ने तो ऐसा बहुत सारा एक्सप्लेन करके बता दिए, इसलिए मुझे उसके ऊपर बोलने को ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं आपको दूसरी तरफ लेके गया। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जितना भी बताया है उसको अगर आप फॉलो करें तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू यू एंड यू शुड बी फॉलो दिस एंड यू मस्ट बी फॉलो दिस। मस्ट जो होता है वो मस्ट होता है, उसमें करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी चीज़ ले लेगा। तो ये इसको आप ध्यान में रखें। आई होप आई विल बी स्टॉप टुडे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझसे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं सर का, फहीम सर का, जिया सर का, इन सब के लिए आप एक मरतबा जोरदार तारीफ जोरदार हाल जुड़ना चाहिए। इसकी एक वजह ये भी है कि अतराफ में अगर कोई सो रहा हो तो वो जाग जाता है। तो एक जगह पर काफ़ी वक्त से बैठने से नेचुरली चीज़ें आती हैं, माहौल भी इतना अच्छा ठंडा है तो जाहिर सी बात है कि किसी को आ रही होगी तो नींद भगा लगेगा। मैं जहाँ से सर ने बात खत्म की वहाँ से शुरू करूँगा इस शेर के साथ कि तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दरख्शा होती है, तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। बहुत ज़रूरी बात है जो सर ने कही है, कोशिश। हमारे पास कोशिशों की कमी है और उसी वजह से जो चीज़ें कम नज़र आ रही है वो हमको आ रही है। और दूसरी एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे पास उजलत बहुत है। वो शेर है ना कि इधर किया करम इधर जता दिया, इधर किया करम इधर जता दिया, नमाज पढ़कर आए और सवाब मांगने लगे। ऐसा है, टीटी पास हो गया, सीटी पास हो गया, कब है टेट, कब है टेट, टेट हो गया, कब है जॉब, कब है जॉब, वैकेंसी निकली, कब है ज्वाइनिंग, कब है ज्वाइनिंग, ज्वाइन हो गए। शिक्षण सेवा कब खत्म हो रहा, कब खत्म हो रहा, यूनि पेंशन कब दे रहे, कब दे रहे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। और मैं तो समझता हूँ कि जितना पेशेंस, जितना सब्र हम मुसलमानों में होना चाहिए वो आज दूसरी अक़वाम के पास है, और जो उजलत है उनके पास थी
पूछ रहे थे तो क्या सब चीज़ें उनकी हमने ले ली है और हमारी सारी अच्छाइयाँ उनमें मुंतकल हो गई। तो अल्लाह के फैसले भी हम देख रहे हैं कि मुंतकल हो गई कि इज़्ज़त तो नाम और नमू दीगर कौमें पा रही है और हमारा हाल क्या है यहाँ। तो ज़रूरत हमारे अंदर सुधार की है। मैं आता हूँ मेरे टॉपिक की जानिब जो कि CTT है। मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात जानना चाहूँगा कि इस हॉल में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम CTT इम्तिहान देने वाले हैं। एक मरतबा ज़रा हाथ उठा दीजिए प्लीज़, जो फर्स्ट टाइम CTT दे रहे हैं। TT दिए होंगे, CTT फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, तकरीबन ज़्यादा है, यानी 50% हम मान सकते हैं, ताकि मुझे अपनी बात रखने का कि मैं किस तरह से आपको समझाऊँ वो चीज़ें भी मेरे सामने आएंगी। 50% है तो आपको सभी चीज़ें स्टार्ट से बतानी होगी। मैंने तो सर से दरख्वास्त की थी कि प्रोग्राम और थोड़ा का डिले होता तो बेहतर है, लेकिन सबकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, तो उनके भी कुछ शेड्यूल, उनके भी कुछ चीज़ें होगी जिस वजह से उनको आज ही ये लेक्चर मैनेज करना पड़ा। अगर ये लेक्चर आज को मैंने कर लिया उसके बाद कभी होता तो और ज़्यादा इसमें मैं आपको और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपको मुतमईन कर पाता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक आया नहीं। कुछ देर कबल ही मैंने चेक किया है, फॉर्म भरना कल से स्टार्ट है, 31 से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी कल ही आएगा। तो वहाँ पर बाकी सभी चीज़ें हमारे सामने और वाज़ेह हो जाती है। वैसे अभी तक तो कुछ इस तरह के इम्कान नहीं है कि कोई तब्दीली है, सिवाय एक तब्दीली के कि जो लोग भी D.Ed या B.Ed में एडमिशन ले चुके हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वो फाइनल ईयर में रहो ना रहो ये वाले मसाइल नहीं है। CTT इम्तिहान के ताल्लुक से बात हुई है तो उसको बुड़बुड़ नहीं करते, मिला नहीं देते। TT के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो ये जो बातें बताई जा रही हैं इसको सिर्फ CTT के हद तक ही रखिए। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है और TT इम्तिहान हो चुका है। 1 साल के वक्फे के 11 महीने के वक्फे के इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट आ चुका है। अब अगला इम्तिहान कब होगा वो अल्लाह जाने देता है। साल भर तो 2023 में पूरा होने की तो इम्कान नहीं है। अब 1 साल के बाद 24-25 में जब होगा तब, क्योंकि अब परीक्षा परिषद को नेक्स्ट एग्जाम डेट की तैयारी करना है और वो होने के बाद